हेलो एंड वेलकम टू सिविल जर्नी। 71वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को लेकर जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है, आज उसमें हम एस्से राइटिंग या फिर निबंध लेखन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज में मुख्य परीक्षा का क्या उद्देश्य है उसे समझा, उसके पैटर्न को समझा, फिर जनरल स्टडीज 1 और 2 के सिलेबस को डिटेल में समझा। उसके साथ साथ उसके सिलेबस को कहाँ से कवर करना है, उनके सोर्सेस को भी समझा। तो अब जो नेक्स्ट सेक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को डिसाइड करने में, बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन है ये, वो है एस्से राइटिंग का। तो आज हम समझेंगे एस्से राइटिंग में कि सबसे पहले एस्से है क्या, फिर ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या होता है एस्से का, और क्या रैशनल है इसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में इंक्लूड करने का। जब तक आप ये पहले 3 बिंदुओं को नहीं समझेंगे कि आखिर एस्से का ऑब्जेक्टिव क्या है, तब तक आप उस टेम्परामेंट से उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। और उसी चीज़ को हम थोड़ा सब्सटैंशिएट करेंगे कि ये कैसे एस्से राइटिंग आपके जो जनरल स्टडीज़ का आंसर है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इसे हम आगे देखेंगे स्लाइड्स में, फिर उसके साथ-साथ अपने पैटर्न को देखेंगे, फिर उस पैटर्न को एनालाइज करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो एस्से का टॉपिक है। तो उसी के बेस्ड पे जो मेजर थीम्स हैं, फिर हमें कैसे कवर करना है, खुद को कैसे प्रिपेयर करना है एस्से के टॉपिक्स के लिए। उसके साथ-साथ फिर हम सीखेंगे जो स्ट्रक्चर क्या होगा एस्से राइटिंग के लिए, और कुछ सेशंस में लेके आऊँगा प्रैक्टिस करने के लिए। यानी जो कुछ भी हम इस सीरीज़ में सीखेंगे एस्से राइटिंग से रिलेटेड जो सीरीज़ है, तो उसको कैसे हमें अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं कुछ सेशन लेकर आऊँगा प्रैक्टिस वाले में। यानी आज पार्ट 1 में ये 4 टॉपिक, फिर जो नेक्स्ट आएगा उसमें ये 2 टॉपिक, और फिर उसके बाद 2 सेपरेट, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर वाले पार्ट में एक से ज़्यादा लेकर आना पड़े और प्रैक्टिस वाले में भी एक से ज़्यादा लेकर आना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 4 तो हमारे इस सीरीज़ में रहेंगे, और इससे ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है, या फिर जो भी मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस से जो मैंने सीखा है कि आखिर क्या ऑब्जेक्टिव है और कैसे इसकी यूटिलिटी आपके एज अ सिविल सर्वेंट जब आप रोल प्ले करेंगे, तो इसकी क्या यूटिलिटी है, या फिर कह सकते हैं गवर्नेंस में इसकी क्या यूटिलिटी है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला, जैसा हमने कि देखा कि व्हाट इज एस्से और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, तो देख लेते हैं कि एस्से क्या है। तो आप जब भी आप तो स्कूल टाइम में भी हम सब ने एस्से लिखा है, और जैसे मेरे सपनों का भारत, तो फिर हमारा जो सोचने का तरीका है, हम एक लिटरल सेंस में टेक्स्ट बुक फॉर्मेट में तो नहीं सोचते, या फिर जैसे हम एक क्वेश्चन आंसर लिखते हैं उस फॉर्म में भी नहीं सोचते। तो थोड़ा और क्लियर स्टैंडिंग लेते हैं, चूँकि आप एक स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है इस एग्ज़ाम को। तो इसके पीछे का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, वो समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए पहले समझते हैं कि एस्से क्या है। तो एस्से हमारा है स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग, यानी कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एक राइटिंग है, जो कि प्रेज़ेंट करता है किसी भी कैंडिडेट, यानी जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव को ऑन अ टॉपिक, यानी जो भी टॉपिक दिया जा रहा है एस्से में, और उसमें क्या वो पर्सपेक्टिव हम जो भी प्रेजेंट करेगा कैंडिडेट, वो किसके थ्रू करेगा। जैसे आपका जो वेल ऑर्गेनाइज्ड थॉट है, यानी जो आप एस्से में लिख रहे हैं वो कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, आप कैसे आर्गुमेंट्स उसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, फिर आप कैसे एविडेंसेस के थ्रू जो भी अपने आर्गुमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका सब्सटेंसिएशन भी कर रहे हैं या उसको बैकअप दे रहे हैं। यानी उसको ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बनाने के लिए आपको रेफरेंसेस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसे क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है जो किसी भी कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव को किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंट करता है, और इसके थ्रू पता चलता है हमें कि वो कितना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे उन्होंने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए हैं, और एविडेंसेस के तौर पे, यानी फैक्ट्स या फिर किसी रिपोर्ट को कैसे उन्होंने कोट किया है। इसे हम और डिटेल में समझेंगे।
ठीक है। तो सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या है कि जो एसे है इट सर्व्स एज कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट ऑफ एनालिटिकल थिंकिंग, नॉलेज सिंथेसिस एंड कम्युनिकेशन स्किल। इस चीज को और थोड़ा मैंने इलेबोरेट किया है। जैसे जब आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आपको एक सोशल सेटिंग्स में ही काम करना है, एक पब्लिक इंटरफेस, उसके साथ साथ जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं इनके बीच में आप बहुत ही अहम कड़ी हैं। तो आपका रोल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पूरे गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में, क्योंकि जो पॉलिसी बनने से लेकर उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक, इनफैक्ट उसकी क्या इफेक्टिवनेस है, यानी कि जो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है उसका क्या आउटकम है। आउटकम और आउटपुट अब आया है वर्ड तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत जैसे हमने ओपन डेफिकेशन फ्री करने की बात करी थी, तो अब जैसे उसके तहत काफ़ी इंटेंसिवली ड्राइव लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब क्या है कि अब एक आउटपुट क्या होता है कि कितने लोगों ने ओपन डेफिकेशन करना बंद कर दिया है, लेकिन आउटकम क्या होगा कि एक्चुअल में उनके अंदर वो बिहेवियरल चेंज आया कि नहीं, यानी कितनों लोगों ने बंद भी किया और साथ में जो सेफ जो स्ट्रक्चर है उस पर्पस के लिए वो उसे यूज कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो यानी वो आउटकम, यानी जो हम इंटेंडेंट बेनिफिट चाहते थे उस ड्राइव का, वो हमें मिल रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये देखेंगे अब इन सारी चीज़ों को, चाहे वो आपका पॉलिसी बनाना हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना हो, एक बात यह भी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। तो आपको बहुत ही इफ़िशिएंटली उन रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है और जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करना है। तो उसके लिए आपके पास एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी ज़रूरी है, आपका एक एनालिटिकल माइंड का रहना ज़रूरी है, आपको क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप कैसे मल्टी डायमेंशनल अपने थॉट्स को इंटीग्रेट करके एक बैलेंस्ड जजमेंट लेकर आते हैं अपने वर्क प्रोफाइल में, या फिर जो भी आप इनिशिएटिव या अपने रोल को जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो। ठीक है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्वेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है आम जनता और जो आपके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनके बीच। तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है। इसको और डिटेल में हम नीचे देखते हैं। तो अभी तक जो हमने देखा उसके बेसिस पे ये कह सकते हैं कि ऐसे इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड कॉम्पिटेंस। ठीक है। यानी जो सिविल सर्विसेज का जो एप्टीट्यूड है, जो क्वालिटी है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट है, वो किसी कैंडिडेट में है कि नहीं, वो आप कैसे ऐसे को अटेम्प्ट कर रहे हैं उससे पता लग जाता है। ठीक है। जैसा वही मैंने आपको जो बताया कि सिविल सर्वेंट का गवर्नेंस में बहुत ही क्रिटिकल रोल है, उसके लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बैलेंस्ड जजमेंट, यानी कोई भी एक्सट्रीम आप साइड में जाकर अपना स्टैंड नहीं ले रहे हैं, आपका पर्सनल कोई वैल्यूज़ वहाँ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे काम करना है। फिर आर्टिकुलेशन, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करके कैसे सिंथेसाइज कर रहे हैं और उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। ठीक है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एक सिविल सर्वेंट के लिए टोटली नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट है। यानी आप कहीं भी किसी भी पैरामीटर पे अगर आप बैकफुट पे हैं तो आपकी जो सुटेबिलिटी है सिविल सर्वेंट बनने के लिए वो उतना अप्रोप्रिएट या फिट नहीं रहता। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एसे राइटिंग का? टू टेस्ट कैंडिडेट सुटेबिलिटी एज सिविल सर्वेंट। ठीक है। तो इसमें ये कैसे चेक होता है वो एक एक करके हम देख लें कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एसे का वो किन किन बिंदुओं पे क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो कि एक एसे में रहना चाहिए, या फिर एसे राइटिंग का जो स्किल है आपका, तो आपकी किन ट्रेड्स को, आपकी किन क्वालिटीज को प्रेजेंट करता है। ठीक है। तो राइटिंग स्किल असेसमेंट, यानी कि आपके जो भी आप एसे लिख रहे हैं वो कितना एक क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ लिख रहे हैं, कितना कोहेरेंट है,
यानी आपके जो एस्से का जो राइटिंग है वो कितने फ्लो में है, कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कहीं पे डिस्क्रीट नहीं है वो। फिर आपका वही आर्टिकुलेशन, यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को आप कैसे आर्टिकुलेट करके उसको सिंथेसाइज करके फिर आप प्रेजेंट कर रहे हैं। एनालिटिकल थिंकिंग, कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप उसको कैसे एक इजी मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं और उसको एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर है नॉलेज इंटीग्रेशन, यानी सिंथेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यानी वही आपको जब भी कोई सिचुएशन आता है, मतलब गवर्नेंस आपके अपने रोल परफॉर्म करने के दौरान, तो उस समय आप कैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसको सिंथेसाइज करके प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर है कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। क्रिटिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या है कि आप एक बैलेंस्ड वे में कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है। यानी आपका एनालिसिस, आपका इवैल्यूएशन और आपका जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग को बताता है, ठीक है। क्योंकि जब आप एक सिविल सर्वेंट होते हैं तो आपको बहुत सारे बिंदुओं पे मतलब अब जैसे कोई भी आप अगर पॉलिसी लेकर आते हैं तो उसका बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे एक डिबेट अक्सर आप सुनते होंगे डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को लेके। देखा जाए तो आपके लिए डेवलपमेंट भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है उसे कम करना, या फिर आप जो भी पॉलिसी बना रहे हैं या जो प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं उसका क्या एक फुटप्रिंट है अपने क्लाइमेट के ऊपर। तो उन सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना, फिर उसका क्या इम्पैक्ट है बाकी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स के ऊपर, उन सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है। फिर कल्चरल अवेयरनेस, देखिए अभी जब हम डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर को, जो एग्जाम के पैटर्न को, मतलब एसए का जो पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन है और तीसरा सेक्शन आप देखेंगे जहाँ पे जो लोकल डायलेक्ट्स और प्रोवर्ब है बिहार का, जो स्पेशली भोजपुरी और मैथिली रीजन का, वो पूछता है। तो उसका भी कुछ पर्पस होना चाहिए। वैसे तो लोगों को क्लियर होता है, चूंकि आप बिहार में एग्जाम देने आ रहे हो और बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, तो उनका एक ये प्रेरोगेटिव है कि वो पूछ सकते हैं। तो इसी को थोड़ा और विस्तार में देख लेते हैं थोड़ा, कि कल्चरल अवेयरनेस क्या है। कि देखिए, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि सेंट्रल सर्विसेज या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज तो आप पूरे देश में आप कहीं भी जाके आपको सर्व करना होता है। तो अब उसमें तो कोई फिक्स्ड आपके पास ये मतलब क्राइटेरिया नहीं कि आपको इसी स्टेट में करना है, लेकिन जब आप बीपीएससी से एग्जाम दे के आ रहे हैं तो आपको बिहार में ही सर्व करना है, ठीक है। तो इससे क्या आपका पता चलता है कि टेस्ट जो हमारा कल्चरल अवेयरनेस जो कि तीसरे सेक्शन में पूछा जा रहा है, उसका पर्पस क्या है? टू टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, कल्चरल एंड फिलोसॉफिकल डायमेंशंस। ऑलराइट, यानी कि बच्चों के अंदर एक कल्चरल सेंसिटिविटी है कि नहीं, वो अगर बिहार में आ रहे हैं तो बिहार के कल्चर को कितना समझ पा रहे हैं, यहाँ लोगों की जो कल्चरल क्या कह सकते हैं ट्रेट्स हैं या फिर जो कल्चरल क्वालिटीज़ हैं उसको कैसे अ, जो कैंडिडेट बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उससे कितना अवेयर है, ठीक है। तो वो सेक्शन है हमारा थर्ड सेक्शन जो कि इसको टेस्ट करता है, कल्चरल अवेयरनेस को। अब थोड़ा देख लेते हैं कि जीएस से कैसे डिफरेंट है एस्से राइटिंग। तो सबसे पहले एक हम एनालिसिस ड्रॉ करते हैं यूपीएससी से, ठीक है। तो जैसा बहुत लोगों को पता होगा कि यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसमें 4 जनरल स्टडीज के पेपर हैं, जिसमें से जीएस 3 आपका इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और जो जीएस 4 है वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये चौथा पेपर है। अगर सपोज कोई क्वेश्चन आता है कि
क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी रिसेंट इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन के द्वारा लिया गया है उसको इवैल्यूएट करना है। और यही क्वेश्चन आपके जीएस 3 में है, जो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है, और जीएस 4 में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको कैसे इसे अप्रोच करना है? तो अब जैसे सपोज कीजिए जो जीएस 3 है, तो आप वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है, जो फंड से रिलेटेड है, या फिर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो आप जो जीएस 3 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे अपने आंसर्स को। लेकिन यही क्वेश्चन जब जीएस 4 में आता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो भी इनिशिएटिव लिया जा रहा है वो यूटिलिटेरियन बेस्ड है कि नहीं, मतलब मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल, अल्ट्रुइस्टिक मेजर्स हैं कि नहीं। तो आपको इन सब कीवर्ड्स को इंक्लूड करना है, ठीक है? यानी हर पेपर का एक अपना टेम्परामेंट, अपना स्टाइल है लिखने का। तो वही चीज़ आपको जीएस और एसए में थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि एसए का टेम्परामेंट थोड़ा जीएस के टेम्परामेंट से अलग है। अब यहाँ पे ये चीज़ कवर करना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि अगर आप देखेंगे वर्ड लिमिट की अगर आप बात करें, तो एस्से में तो मेंशन किया हुआ है 700 टू 800 वर्ड्स। और जब हम जीएस वाला जो लेक्चर जब सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा था जो 7 से 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको 95 टू 110 वर्ड्स तक में लिख सकते हैं। और जो 36 और 38 मार्क्स के हैं वो 450 से 500 शब्दों में है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस तो नहीं कहेंगे, बट फिर भी जैसा हमने डिस्कस किया कि टेम्परामेंट अलग होता है दोनों का, और इसका हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या है एस्से का, तो आपका उसी बेसिस पे एस्से राइटिंग करना है, ठीक है? तो वर्ड लिमिट देख लिया हमने, फिर स्ट्रक्चर, दोनों में इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन होता है। तो ये सेपरेट लेक्चर में इसे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चूंकि ये तो हम समझ ही रहे टेम्परामेंट, बट उसको अप्लाई कैसे करेंगे तो वो आईबीसी वाले लेक्चर में देखेंगे। वही जीएस में जब आप लिखेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन तो रहेगा ही, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर एक डायरेक्ट अप्रोच रहेगा। यानी जैसा क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड रहेगा या टेल वर्ड रहेगा, आपको अपने कंटेंट को वैसे ही प्रेजेंट करना है, ठीक है? और ज़्यादा फैक्ट बेस्ड रहेगा वो, एविडेंस बेस्ड रहेगा वो, है ना? फिर उसके साथ साथ अप्रोच क्या है, हॉलिस्टिक और मल्टी डायमेंशनल। और वहाँ पे जैसा मैंने बताया कि डायरेक्टिव वर्ड्स के हिसाब से ही रहेगा, और आपको ज़्यादा फोकस्ड या फिर स्पेसिफिक अप्रोच रखना है, ठीक है? पर्सनल व्यूज इसमें यूजुअली इनकरेज किया जाता है एस्से के लिए, लेकिन वो आपका लॉजिक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। और जो आपका जीएस का आंसर है वो मोस्टली ऑब्जेक्टिव इन नेचर है। ऑब्जेक्टिव इन नेचर का मतलब कि आपका उसमें मतलब पर्सनल थॉट के बजाय जो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स हैं, जैसे कोई अगर अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है आपके पास, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है, बजट है, या फिर नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, तो ऐसे ही कोई स्टैंडर्ड फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होगा, ठीक है? फिर उसके बाद राइटिंग स्टाइल जो आपका एस्से का है वो नैरेटिव या फ्लोइंग प्रोज, यानी बस समझ लीजिए कि जैसे आप एक पैराग्राफ में लिखते हैं और वो नैरेटिव स्टाइल में है, जैसे एक स्टोरी राइटिंग करते हैं उस तरीके से। लेकिन जो हमारा आंसर राइटिंग है वो तो पैराग्राफ भी हो सकता है, बुलेट पॉइंट भी हो सकता है, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, है ना? फिर जो टाइमिंग है तो आप देखेंगे पर जो टॉपिक आपको 55 से 60 मिनट मिलता है, और जो 7 से 8 मार्क्स वाला है वो उसमें 4.5 मिनट, और जो 36 और 38 मार्क्स वाला है वो लगभग 22 मिनट आपको एक क्वेश्चन पे मिलता है। और जो इवैल्यूएशन है, देखो इवैल्यूएशन का इसको तो मैं फिर से एक बार आपको जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं बताऊंगा कि कितने वेटेज है इन सारी चीज़ों का, ताकि आप उसको अपने एक्चुअल जब आप लिख रहे हो इससे तो उसको इनकलकेट करना है, उसको इंक्लूड करना है उस तरीके से, ठीक है? तो जो इवैल्यूएशन है वो आपका आपके क्रिएटिविटी के ऊपर, जैसा हमने देखा कि आपका जो पर्सनल ओपिनियन है
जो पर्सनल थॉट है, क्योंकि वहीं से आपका आर्टिकुलेशन का जो टेक्निक है वो पता चलेगा। जैसा हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर आपको सिंथेसाइज करके उसको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अगर आप पेपर में अच्छा प्रेजेंट करेंगे तभी आप एज अ जब एक्चुअल रोल में आएंगे तो आप एक महत्वपूर्ण जो कड़ी में आप जा रहे हैं जनता और जो आपके पॉलिटिकल मास्टर हैं उनके बीच में, तो उस रोल को तभी आप इफेक्टिवली प्ले कर पाएंगे। तो आपके क्रिएटिविटी को और आपकी ओरिजिनलिटी को इनकरेज किया जाता है। और कोहेरेंस यानी जो हमने बताया कि एक फ्लो आपके एसे में रहना चाहिए। और जो हमारा आंसर राइटिंग है वो ज़्यादातर आपके उस जो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है और आपके एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है। ये मैंने एक्चुअली एक सेक्शन लिया था। अ, इसमें मैं आपको अभी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जब मेजर थीम्स हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ कहाँ से मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि कौन से वैसे एरियाज हैं, तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इस स्लाइड को आप स्किप कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, चाहे एक और देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ एग्रीकल्चर है, इकोनॉमी है, ये भी साइंस एंड टेक से ही रिलेटेड है, वुमेन एम्पावरमेंट है, ये आपका फिलोसफिकल है। इसके अलावा भी जब पिछले 3 सालों के पेपर से आप गो थ्रू करेंगे तो और भी आपको थीम्स मिल जाएंगे जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊँगा। तो इससे में रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की है वो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका फिलोसॉफिकल डेप्थ क्या है। देखिए आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में जो भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका जो ओरिजिन है वो आपका थॉट ही है। यानी जो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है उसी का मैनिफेस्टेशन है जो बाहरी दुनिया है। यानी जब कोई साइंटिस्ट अगर इन्वेंशन भी करता है तो उस इन्वेंशन से पहले उसके रिलेटेड जो भी कह सकते हैं कि जो डिस्पोजिशन है वो थॉट वो पहले माइंड में आपके आएगा, तभी वो बाहर मैनिफेस्ट होगा। तो आपका जो फिलोसॉफिकल डेप्थ है उसके बारे में और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, मतलब ये दोनों मिलता जुलता है। जब मैं आगे इस चीज़ को फिलोसॉफिकल वाला पार्ट डिस्कस करूंगा तो ये दोनों चीज़ को और थोड़ा डेप्थ में हम देखेंगे। फिर उसके साथ साथ कि क्रिएटिव एक्सप्रेशन और आपकी जो ओरिजिनलिटी है। ठीक है, फिर उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हमने बताया आपको कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है, कि इसीलिए कभी कभी आपके टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स दिए हुए रहते हैं। जो फर्स्ट अगर मतलब फर्स्ट अगर आप अटेम्प्ट में देखें तो लगेगा कि ये पूछा क्या है, लेकिन जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग आप खुद को उस तरीके से डेवलप मतलब ट्रेन करते हैं तो उसको समझना थोड़ा आसान हो जाता है। उनके जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनको थोड़ा समझना आसान हो जाता है। फिर आपका सस्टेन्ड आर्गुमेंट्स ओवर एक्सटेंडेड राइटिंग, वही कोहेरेंस की आपकी बात करी गई है। फिर वही चीज जो जीएस आंसर में हम बताया हमने कि वो फैक्चुअल एक्यूरेसी, डायरेक्ट कोरिलेशन और ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन के ऊपर ज़्यादातर बेस्ड है। और ये आपका जो पर्सनल क्रिएटिविटी है उसको ज़्यादा इंकरेज किया जाता है। अब देख लीजिए कि संक्षेप में अभी तक तो हमने इसके बारे में डिस्कस तो कर ही लिया है, लेकिन फिर भी एक कॉन्साइज वे में देख लेते हैं। और देखिए कंटेंट कभी भी कहीं भी काम आ सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर इससे मिलता जुलता कोई चीज़ एग्जाम में पूछ रहा है तो आप कैसे स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं। तो रैशनल क्या है, बीपीएससी का जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसे पेपर को इंक्लूड करने का। तो एक तो यूपीएससी से अलाइनमेंट, जैसा हमने किसी एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि सिविल सर्विसेज को रिक्रूट करने के लिए बनी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने का पर्पस ही यही है कि वो इंडिपेंडेंट होकर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर सके अनबायस्ड तरीके से, ट्रांसपेरेंट वे में। वही मैंडेट आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को है। चूंकि यूपीएससी की संस्था बहुत ही पुरानी रही है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है और इनका एक अपना ट्रेडमार्क भी रहा है।
तो इसीलिए जो बाकी के स्टेट सर्विसेज हैं, दे ट्राई टू इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ यूपीएससी, यानी जो यूपीएससी है वो एक स्टैंडर्ड मानक सेट करती है बाकी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो यूपीएससी से अलाइनमेंट, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट जो असेसमेंट है, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप क्वालिटीज, तो ये हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल हो सकता है। और जो हमारा उसके अलावा कि आपको हॉलिस्टिकली इवेलुएट, क्योंकि जब आप जीएस का आंसर लिखते हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक होके लिखते हैं, लेकिन जब वही चीज़ आप एसए में लिखेंगे तो आप पूरे जीएस को, सिलेबस को एक साथ यूज कर सकते हो, और आपको ये करना भी है। ठीक है, तो आपका हॉलिस्टिक इवेल्युएशन के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। यानी रोट लर्निंग अब काम यहाँ पे नहीं चलेगा, आपका जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, एनालिटिकल माइंड, वो ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि आपको पब्लिक डोमेन में ही काम करना है, और अल्टीमेटली आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है रियल वर्ल्ड सिचुएशंस को लेके, वो आपका यहाँ से टेस्ट होता है। जब हम एसए के टॉपिक को डिस्कस करेंगे या फिर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन वाला जब सेशन लेके आएंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट और क्लियर होगा। फिर जो कल्चरल इंटीग्रेशन है, यानी जो भी कैंडिडेट है उसका जो कल्चरल सेंसिटिविटी है, अपने बिहार का जो कल्चर है उसको लेकर, तो ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती हैं जब आप एस्से राइटिंग करते हैं और आपके एस्से को जब इवैल्यूएट किया जाता है। तो बीपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था एसओ के लेके, उसमें ये बताया गया कि जो पेपर है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। टू प्रेजेंट आइडियाज़ कोहेरेंटली, हमने देख ही लिया। डेमोन्स्ट्रेट एनालिटिकल थिंकिंग, ये भी देख लिया। कम्युनिकेट इफेक्टिवली ऑन डाइवर्स टॉपिक्स विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन बिहार सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट। यानी अगर ये तो मैंने बहुत मतलब लेक्चर जब प्रिपेयर कर लिया था फिर देखा, तो ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स को तो हमने अपने इसमें कवर कर ही लिया है। तो आप आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, फिर से सुनिएगा, जो काम कर लेंगे उसको अब नोट करके रख लीजिएगा। जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हम जो पैटर्न का एनालिसिस करेंगे, मेजर थीम्स को देखेंगे, फिर सोर्सेस कहाँ से हमने कवर किया है, उसके बाद एस्से का जो स्ट्रक्चर है, कैसे हमें इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन को लिखना है। क्योंकि इन सारी चीज़ों को लिखने के लिए आपका जो हमने आज डिस्कस किया वो रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का क्यूआर कोड है। जो भी कंटेंट मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ 71वीं बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लिए, वो वहाँ पे शेयर मैं कर देता हूँ हमेशा। और उसके साथ साथ वहाँ पे डेली बेसिस पे जैसा टाइम अवेलेबल रहता है तो उसके हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्विज वगैरह हम वहाँ कंडक्ट कराते हैं। कोई अगर एग्ज़ाम रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो उसे शेयर करते हैं। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। सो बहुत ही जल्द अपना जो नेक्स्ट 2 ये पार्ट है, इससे पैटर्न का जो एनालिसिस, उसके सोर्स और इससे का स्ट्रक्चर लेके आ रहे हैं। सो विद दिस नोट आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।